दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है बेसिकली हम लोग इस क्लास पे बात कर रहे हैं पॉलिटी का, यानी कि राजनीतिक विज्ञान क्लास 10 का हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का 3 जो पार्ट है हम लोगों ने लिया था। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, फिर हम लोग जो जातीय जटिलताएं हैं और विवाद का जो कारण है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया था। एक जो था वो हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में और दूसरा जो था हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में बनाया था। तो जो पिछला जो वीडियो था, अगर आप लोग नए हो और वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्या करना है कि सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख लेनी है। तो अभी बात रहा कि जो पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने श्रीलंका की जो जातीय जटिलता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से श्रीलंका में जातीय जटिलता है, और साथ में विवाद का कारण देखा था। तो समझिएगा, विवाद का कारण जो हम लोगों ने वहां पे देखा था वो दरअसल हम लोग एक जैसे फिल्म, कोई एक फिल्म होता है तो फिल्म से पहले क्या आता है, ट्रेलर आता है, और ट्रेलर से पहले क्या आता है, टीजर आता है। तो हम लोगों ने बस टीजर देखा था, फिल्म से छोटा ट्रेलर और ट्रेलर से छोटा क्या होता है, टीजर। तो हम लोगों ने बस क्या देखा था, टीजर देखा था। अब आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम लोगों ने जो वहां पे एक टीजर देखा था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की धारणा है, और साथ में हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में भी बहुसंख्यकवाद की धारणा है। तो श्रीलंका का बात करें तो श्रीलंका में जो सिंहली भाषा था, हम लोगों ने देखा था कि जो सिंहली भाषा था वो सबसे ज्यादा बोला जाता था और पूरे क्षेत्र में व्याप्त था। हम लोगों ने फिगर में भी वो चीज देखा, और साथ में हम लोगों ने देखा कि सिंहली जो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वो लोग बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। क्या होते हैं, लोग बौद्ध होते हैं, हम लोगों ने देखा था। साथ में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंहली, दूसरा में क्या था, तमिल। क्या था, तमिल। तो तमिल का भी हम लोगों ने इसको 2 भाग में बांटा था। एक जो था वो मूल निवासी था तमिल का, और दूसरा जो था वो क्या था, हिंदुस्तानी तमिल था। क्या था, हिंदुस्तानी तमिल था। तो ये जो टोटल थे 18%, उसमें जो था 13% इसका था मूल तमिल का, और जो 5% था वो किसका था, हिंदुस्तानी तमिल भाइयों का था। हम लोगों ने इसके बारे में देखा। तो ये जो तमिल था, ये जो हिंदुस्तानी जो तमिल था, ये लोग हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी होते थे। फिर हम लोगों ने देखा था ईसाई धर्म के बारे में कि ईसाई जो लोग होते हैं वो लोग सिंहली भाषा भी बोलते थे और वो लोग साथ में क्या बोलते थे, तमिल भाषा भी बोलते थे। हम लोगों ने इस तरह की जातीय जटिलता देखा था, और फिर हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को देखा। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो आए समझिएगा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण किस तरह का समस्या पैदा हुआ कि जो सत्ता बना, वहां पे जो शासन व्यवस्था चला, कहां पे, श्रीलंका में, तो उसमें क्या आ गया कि उसको बांटना पड़ा। क्या हो गया कि सत्ता की साझेदारी करनी पड़ी। तो किस तरह से बहुसंख्यकवाद ने वहां के सत्ता पे अपना भूमिका निभाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उस पे हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरह से सत्ता की साझेदारी हुई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का जो भी पार्ट देख रहे हैं, ये दरअसल हम लोग बोल सकते हैं दोनों में अंतर देख के हम लोग पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या होता है। तो मैंने पहले भी आपको हिस्ट्री के क्लासेस में मैंने बताया था कि वाद का अर्थ होता है सपोर्ट करना, और यहां पे क्या हो गया, बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में। तो बहुत ज्यादा संख्या में यहां पे क्या हुआ कि बहुसंख्यकवाद हुआ, यानी कि श्रीलंका में किसकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। तो आप लोग बोलोगे सिंहली का। तो यहां पे बहुसंख्यकवाद यानी कि श्रीलंका में सिंहलियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समझिएगा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदुस्तानी तमिल है, ये वहां के मूल निवासी नहीं थे, अपितु इनको क्या किया गया था कि भारत से काम करने के लिए औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा क्या कर दिया गया था, बगानों में ले जाया गया था। लेकिन जब क्या हुआ कि वहां लोग रहने लगे, यही जो तमिलनाडु से ले जाए हुए लोग वहां जब रहने लगे, बगानों में काम करने लगे, उनके वहां पे बच्चे हो गए और वहां से पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तो ये लोग क्या थे, ये लोग हिंदुस्तानी तमिल हुए। तो आप बताइए कि अगर ये लोग औपनिवेशिक सरकार के थ्रू से वहां पे गए थे
तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका में भी क्या था, औपनिवेशिक सरकार का अधिकार था और वो लोग भी क्या थे, कभी ना कभी अंग्रेजों का गुलाम हुए होंगे। तो हम लोग आजाद हुए 1947 में और श्रीलंका जो आजाद हुआ वो 1948 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1948 में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि बताइए कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो अब क्या बताओगे? 1948 में जो श्रीलंका है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में सबसे बड़ा एक चीज था कि यहां पे शासन किसका होना चाहिए, तो शासन पर सवाल था। तो जिस तरह से श्रीलंका 1948 में जब आजाद हुआ तो इनके पास एक बात था कि शासन व्यवस्था क्या होना चाहिए और शासन कौन करेगा, क्या करेगा, शासन कौन करेगा। तो वहां पे सिहलियों की संख्या ज्यादा था, तो सिहलियों के द्वारा क्या किया गया कि शासन व्यवस्था चलाया गया और सिहलियों ने क्या किया कि निर्वाचन के द्वारा यानी कि चुनाव करके क्या क्या किया कि जो सिहली समुदाय है उनके नेताओं को क्या किया कि शासन का जो बागडोर है उसको थमा दिया गया, यानी कि वोट डालकर क्या कर दिया गया, तो सिहली संप्रदाय के जो नेता खड़ा हुए थे उनको क्या कर दिया गया, चुनाव में जिता दिया गया। बात क्लियर है? तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका के शासन व्यवस्था में सिहलियों का अधिकार हुआ तो ये किस आधार पे हुआ था? तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये अपने बहुसंख्यक के बल के कारण, क्या बोलोगे कि ये अपने बहुसंख्यक बल के कारण इनको जो है शासन व्यवस्था मिली थी। बात क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद था जिसके कारण सिहलियों के पास सत्ता आ गई आजादी के बाद तुरंत बाद ही, और उसके कारण जब इनके पास क्या आया कि सत्ता आ गया, तो आप बताओ जिस तरह से अभी हमारे पास जो मैं बोल सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भाजपा के सदस्य हैं, तो वो लोग अपने अस्तित्व को अगले साल बनाने के लिए, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अपने अस्तित्व को रखने के लिए या जिस तरह से अपने प्रभुत्व को रखने के लिए कि देश में फिर से अगले साल क्या हो, हमारी सरकार हो, इस तरह का प्रभुत्व रखने के लिए वो लोग काम करते हैं और उस काम का जो फायदा है वो सबको बराबर रूप से मिलता है। बात क्लियर है? तो उस तरह से जब श्रीलंका के सिहलियों को जब शासन मिला बहुसंख्यक के आधार पर, बहुसंख्यक बल के आधार पे, तो ये लोग चाहते थे कि अगले बार का जब शासन हो तो हमें ही मिले। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ काम किया। क्या किया? उसके लिए उन्होंने काम किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए लोकतांत्रिक रूप से ये जो निर्वाचित सरकार के द्वारा जो सिहली समुदाय को क्या दिया गया, सिहली समुदाय को क्या दिया गया, शासन व्यवस्था को संभालने का अधिकार मिला। तो ये लोग क्या किए कि अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए, अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए इन लोगों ने पूरा जोर किधर दिया, जैसे कि अगर मोदी जी कहीं पे काम करेंगे तो पूरे देश के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे बहुसंख्यक से कोनो मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसका, श्रीलंका में सिहली समुदायों का, तो इनको जो जिताया था किसने, सिहली संप्रदाय के लोगों ने जिताया था। तो इनका जो पूरा रुझान है काम करने का वो बहुसंख्यक के तरफ झुक गया। किधर झुक गया? बहुसंख्यक के तरफ इनका रुझान ज्यादा मात्रा में झुक गया। तो आप समझिएगा, तो जब इनका रुझान जो है बहुसंख्यक के तरफ झुक गया तो जितना भी कानून या जितना भी काम किया सिहलियों ने, सिहलियों के नेताओं ने, उन्होंने क्या किया कि ज्यादा फायदा किसको दे दिया, सिहलियों को दे दिया। तो अब बात को समझिएगा कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप स्कूल गए हो और 5-6 लड़कों को खड़ा कर दिया गया है और सारे जो 5 लड़के हैं उन्होंने कुछ टास्क वगैरह वो बना के नहीं आया है और पूरा क्लास का डिमांड है कि आप 5 को क्या किया जाए, क्लास से भगा दिया जाए, पढ़ाया नहीं जाए। तो इस तरह का जो रुझान था, अब पूरा जब क्लास बोलेगा तो हो सकता है कि सर जो है आपके क्या सर जो है वो क्या किए कि सारे क्लास के बाद पे आके आपको क्लास से भगा दिए। तो यही होता है बहुसंख्यक बाद का रुझान। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह से सिहलियों को शासन व्यवस्था उनके बहुसंख्यक बल के कारण मिला, तो ये जो सिहली संप्रदाय के जो भी राजनेता थे ये लोग अपना प्रभुत्व या अपना अस्तित्व को बचाने के लिए कि अगला बार भी हम लोग ही शासन पे आएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि उन चीजों पे फोकस किया जिस पे उनको अगले साल वोट मिल सकेगा। तो वो क्या था, वो बहुसंख्यकवाद का जो कारण था, जो रुझान था, इस पे उन्होंने बल दे दिया।
तो जब इन्होंने बहुसंख्यकवाद पे रुझान दिया कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको हम लोग ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको ज्यादा मात्रा में फायदा देंगे, इस तरह का जब रुझान इनके बीच में आया तो उनके लिए ये जो सिंहली संप्रदाय के जो राजनीतिक नेता थे, इन्होंने इनके लिए, किनके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जो संप्रदाय के लोगों का या जिस समुदाय के लोगों का क्या था, संख्या ज्यादा था, तो सिंहलियों का संख्या ज्यादा था, तो इनके लिए इन्होंने कुछ कानून बनाया। तो ये जो कानून था, अब ये कानून उनके लिए फायदा किया, यानी कि सिंहलियों के लिए फायदा किया कि तमिलों के लिए फायदा किया, या सिंहलियों के लिए फायदा किया या तमिलों के लिए फायदा किया, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो याद रखिएगा कि 1948 में ये लोग स्वतंत्र हुए और इन्होंने कानून बनाने का मैं बात करूं तो 1956 से ये लोग कानून बनाना शुरू किया। कब से? 1956 से। तो यहां में हम लोगों ने देखा कि 1948 में ये लोग स्वतंत्र हो गया और इनको क्या बोल सकते हैं कि निर्वाचित सरकार के द्वारा सिंहलियों को क्या किया, राज व्यवस्था को थमा दिया गया। ये लोग अधिक मात्रा में वोट से जीत गए। तो जब सिंहली वोट से जीत गए तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो कामकाज का जो पूरा रुझान है वो किस पर जाके टिका दिए, तो बहुसंख्यकवाद पे टिका दिए। अब बहुसंख्यकवाद पे टिका दिए तो अगले साल फिर वो लोग चुनाव जीते, इसलिए उन लोगों ने क्या क्या कुछ कार्य किया। तो कार्य के अंतर्गत पहला आता है 1956 का कानून। क्या आता है 1956 का कानून? क्या आता है 1956 का कानून? तो समझिएगा, इस 1956 के कानून में कुल मिलाकर 3 ऐसे काम किए गए जिससे किनको फायदा होता, बहुसंख्यकवाद के लोगों का फायदा होता। तो पहला काम क्या था गुरुजी? तो पहला काम क्या था, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो पहला काम क्या क्या किया कि तमिल भाषा को दरकिनार किया गया। तमिलों को दरकिनार कर कर कि आप लोग देश में हो ही नहीं, इसको बोलते दरकिनार। यानी कि आप लोग 5 दोस्त जो है, आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दोस्त का बर्थडे मना रहे हो, तो आपने क्या किया कि जो आपके 5 दोस्त है ए बी सी डी और ई, ये 5 दोस्त है, तो मान लेते हैं ई का बर्थडे है, तो आप लोग तीनों ने सेल्फी खिंचाई, आपने ए को सेल्फी नहीं खिंचाने दिया। आप चारों ने क्या किया, सेल्फी लिया और एक को आपने सेल्फी नहीं लेने दिया, वो हो दरकिनार। तो यानी कि आप अस्तित्व में हो लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो उस हिसाब से जो तमिलों को दरकिनार करते हुए क्या कर दिया गया कि जो सिंहली भाषा है, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया। क्या किया, सिंहली भाषा को एकमात्र राज्य घोषित कर दिया। तो अगर किसी क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं और वो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक को राजभाषा तो घोषित नहीं करना चाहिए। जब आप सबको समानता का अधिकार दोगे तो सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सब हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हिंदी को और अंग्रेजी को क्या किया, हम लोगों ने भाषा घोषित किया राजभाषा के अंतर्गत, लेकिन एक कोई प्राथमिक राजभाषा भारत का नहीं है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है, कानूनी लैंग्वेज है ना, कि पेपर में कौन सा लैंग्वेज काम करेगा और सब अपना स्टेट के हिसाब से काम करता है, लेकिन मेनली भारत में इंग्लिश चलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है। तो देखिएगा, अगर सिंहली भाषा को क्या किया, एकमात्र राजभाषा घोषित किया, पहला नंबर। दूसरा काम क्या किया कि उस समय जितना भी स्कूल चल रहा था और जितने भी सरकारी नौकरी के वैकेंसी आ रहे थे या जितनी भी सरकारी नौकरी के पद थे, सब में क्या किया गया कि सिंहलियों को प्राथमिकता देने का नीति लागू कर दिया। पहला काम कि तमिलों के जो भाषा है तमिल, उसको तो दरकिनार किया, साथ में सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया। दूसरा क्या किया कि सरकारी स्कूलों में चाहे एडमिशन का बात किया जाए या शिक्षा का बात किया जाए या फिर सरकारी नौकरी का बात किया जाए या सरकारी वैकेंसियों का बात किया जाए, उसमें क्या कर दिया कि इनको प्राथमिकता दिया गया और प्राथमिकता देने का एक नियम लागू कर दिया कि सबसे पहले सिंहलियों को लिया जाएगा, उसके बाद अगर पद बच गया तो फिर किसको दे देंगे, हम लोग तमिलों को दे देंगे। इस तरह की एक नीति क्या क्या लागू कर दिया गया। साथ में तीसरा जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ बहुसंख्यकवादों के प्रति जो रुझान का, वो क्या था कि संविधान में प्रस्तावना जारी किया। क्या कि संविधान में एक प्रस्तावना जारी किया, और प्रस्तावना यानी कि कानून, एक कानून बनाया और उस कानून में बोला कि जो बौद्ध मत है, बौद्ध मत हम लोगों ने पढ़ा था, बौद्ध मत को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, उसको बचाया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, कानून के हिसाब से उसको बढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए सरकार उसको क्या कराएगी, मुहैया कराएगी। क्या देखा
कि पहला बात कि सिंहली भाषा को राजभाषा बोला, तमिलों की भाषा की कोई प्रायोरिटी नहीं दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सरकारी स्कूल है या जो भी स्कूल चल रहे थे उसमें शिक्षा का बात किया जाए या हम लोग वैकेंसी का या नौकरी का बात करें, सबसे प्राथमिकता सिंहलियों को दिया जाए, ऐसा नीति लागू किया। फिर यह प्रावधान निकाल दिया कि जो बौद्ध मत है, मैंने क्या बोला, जो बौद्ध मत है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा और उसको बढ़ाने के लिए जो भी बन पाएगा सरकार वो काम करेगी। और हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो लोग सिंहली बोलते थे उनका धर्म क्या था, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, बात क्लियर है, बौद्ध मत को मानते थे। लेकिन जो लोग तमिल बोलते थे वो लोग, कुछ लोग तो सिंहली को मानते थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो लोग हिंदू, यानी कि मैं बोल सकता हूं हिंदू मत को, और साथ में जो मुसलमान मत है उसको भी मानते थे। और ईसाई वाले तो ईसाई थे, वो लोग तो गया भाड़ में, ठीक है, और ये लोग को भी भाड़ में पहुंचा दिया। तो ये बौद्ध मत को ज्यादा संरक्षण देंगे, यानी कि सिंहलियों को क्या करेंगे, संरक्षण देंगे। इस तरह का क्या क्या इन्होंने कानून या प्रस्तावना लागू कर दिया। तो अब बताओ, आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं और आप गिन चुन के किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता दे दोगे कि उसको बढ़ाने के लिए जो भी बन पाएगा मैं करूंगा, तो दूसरा आदमी आपके खिलाफ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ गुरुजी एकदम जाएगा। तो अब समझिएगा मेरा बात को। तो जब 1956 का कानून बना, जब 1956 का कानून बारी बारी से एक एक करके धाए गोली की तरह 3 बार आया, तो लोग जो है चकाचौंध हो गए। और 1956 का कानून के आने के बाद जो तमिल लोग थे, मैं किसका बात कर रहा हूं, तमिल, खास करके जो हिंदुस्तानी तमिल है उनको तो कुछ बोलने का राइट था ही नहीं, क्योंकि वो लोग वहां पे थे। लेकिन उनको तो मैं बोल सकता हूं, जिस तरह हमारे देश में एनआरआई का जो होता है कि वो लोग भारत के मूल के हैं लेकिन विदेशों में जाके काम करते हैं, तो उनको या उनके पापा लोग विदेशों में काम करते, वो लोग वहीं पैदा हो गए, इनको एनआरआई बोलते हैं ना। तो भारत का नागरिकता तो उसको तो प्राप्त नहीं होता है। तो जब जो हिंदू तमिल था उनको वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, तो बचा कौन, जो 13% वाला, यानी कि मूल निवासी तमिलों का। तो ये जो मूल निवासी तमिल थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उसके बारे में देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि 1956 के कानून के आ जाने के बाद मूल जो तमिल के लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, उनके बारे में विवेचना करें। तो सबसे पहले समझिएगा कि जैसे ये धाए गोली की तरह ये जो 3 कानून आया 1956 का, कि पहला सिंहलियों का भाषा राजभाषा होगा, दूसरा शिक्षा और सरकारी क्षेत्र पे किसका अधिकार दिया जाएगा, तो हम लोगों ने देखा कि सिंहलियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, और साथ में बोला कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जो भी बन सकेगा संरक्षण, और उसको बढ़ाने के लिए जो भी काम होगा हम लोग करेंगे। जब ये 3 जो नियम है वो धाए लोगों के पास आया, तो जो सिंहली लोग हैं और जो तमिल लोग हैं दोनों के बीच में नाराजगी बढ़ी। दोनों के बीच में क्या हुआ, नाराजगी बढ़ी। और जो सरकार जो बना उसके प्रति लोगों का बेगानापन, मैं बोल सकता हूं क्या, बेगानापन यानी कि पागलपन, बेगानापन यानी कि पागल करने वाला विरोध, क्या मैं बोल सकता हूं, पागल करने वाला जो विरोध था वो क्या देखने को मिला लोगों के पास, उनकी है, माने लोग जो है इनके सरकार को खराब बोलना शुरू कर दिया। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो आखिर कुछ तो ऐसा था कि इनको किन कारणों से लगा कि ऐसा इनके साथ खराब चीज हो रहा है, और जिसके कारण ये लोग क्या किए कि 1956 का कानून का तो छोड़ो, पूरे सरकार का विरोध करने पे लग गए। अगर ये लोग चाहते तो ये लोग कानून का विरोध कर सकते थे ना, कि चलो ये कानून हटा दो, ये कानून हटा दो, ये कानून हटा दो, लेकिन ये लोग इसके कारण, इस कानून के प्रतिक्रिया के कारण पूरा सरकार का विरोध करने लगे। तो सरकार का विरोध करने का कारण था क्या था? अब पूछा जाएगा कि बताइए कि तमिलों का सरकार का विरोध करने का क्या कारण था। तो समझिएगा, अगर मैं कारण का बात करूं तो पहला नंबर जो कारण है उस पर मैं बात करता हूं। तो जिस तरह से तमिलों को भाषा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भाषा, तो किसी की भाषा क्या होती है, उसकी संस्कृति होती है। तो भाषा और संस्कृति को लेकर कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, हम लोग कहां जाएंगे, इसके लिए क्या थे, उनको लगता था कि सरकार जो है वो क्या है, वो असंवेदनशील है, यानी कि उनके प्रति, हमारे भाषा और हमारे कल्चर का, यानी कि हमारे संस्कृति के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है, वो हमारे बारे में सोचते नहीं। इस तरह का पहला नंबर का जो है इनके मन में सोच विचार आ गया। दूसरा क्या आया कि सरकार, संविधान और सरकार की जो भी नीतियां आई, सरकार का और संविधान का जो भी नीति तमिलों के सामने आई, उन नीतियों से तमिलों को लगा कि ये जो समानता का अधिकार है ना,
ये जो समानता का अधिकार है कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, ये जो विद्यालयों में प्राथमिकता की बात हुआ और जिस तरह से बौद्ध मत को आगे बढ़ाने का जो विचार संविधान में लागू किया गया 1956 के कानून के तहत, तो उनसे उनको लगा तमिलों को कि संविधान और सरकार में जो समानता का अधिकार है ना, उससे हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग वंचित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। इस तरह का उनके पास भावना आया। अगर तीसरा कारण का बात करूं जिसके कारण सरकार का विरोध किया गया, तो वो क्या था कि जो नौकरियां था, जो भी नौकरी था श्रीलंका में, या जो भी फायदा हो रहा था, या फायदा की लोगों के फायदा के लिए जो भी काम दिया गया था, उसमें सरकार के द्वारा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो लोग सिंहली संप्रदाय के नेताओं के द्वारा जो सरकार बना था, उस सरकार के द्वारा उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो नौकरी का बात कर लो या शिक्षा का बात कर लो या अन्य तरह का जो भी नीति था जिससे लोगों को फायदा होता, उसमें भेदभाव किया गया। तो इन तीन कारणों के कारण क्या किया गया कि सरकार का विरोध किया गया, सरकार का विरोध किया गया। समझ में आ गया मेरे बात? तो गुरुजी अब आप मेरे को बताइए, अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तमिलों ने सरकार का विरोध क्यों किया, तो आप बोल सकते हो ना? आप बोलोगे हाँ सर, एकदम मैं बोल सकता हूं। अब आप बताइए कि जब इसके लिए तमिलों ने विरोध किया कि इन सारे चीजों के कारण या इस कानून के कारण हम लोग क्या हो रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं, हम लोग सबके तो साथ है लेकिन हमको कोई अपना मान नहीं रहा है, इस तरह का भावना जब इनके बीच में आया, तो तमिलों ने तो कुछ तो काम किया होगा ना। जो श्रीलंकाई मूल निवासी तमिल थे, इन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कि हम भी देश का एक भाग है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ये बहुसंख्यकवाद का जो खेला है वो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ तो काम किया होगा। आप बोलोगे हाँ सर, एकदम गुरुजी कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि वो काम क्या था गुरुजी? तो समझिएगा, अगर हम लोग पहला काम का बात करें तो इन्होंने देखा कि जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो सरकार का विरोध करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बनाई गई। क्या किया गया? बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बनाई गई और साथ में क्या किया गया कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, जिससे क्या हो सके कि इनकी जो भाषा और जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी कल्चर है, वो क्या हो सके, बच सके। पहली बात, पहला क्या था, राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिल को राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सके, इसके लिए भी कि इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तो पहला काम क्या था, राजनीतिक पार्टी बनाया। दूसरा क्या था कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाने का प्रयास किया और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने क्या किया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, चौथा जो सबसे बड़ा काम किया, तो वो काम क्या था कि ये लोग बोल रहे थे कि आप अगर अपने इलाके में यानी कि अपने सत्ता में अगर हमें अपना अधिकार नहीं दोगे, तो आप क्या करो कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं ना, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में क्या करो कि हमको अपना स्वयं सत्ता दे दो, हमको अपना अधिकार दे दो कि हम लोग अपना क्या करें, अपना काम करना शुरू कर दे और हम लोग अपना सत्ता संभाले। वहां पे मैंने क्या बोला कि जिन क्षेत्रों में मैं रहता हूं, जिन क्षेत्रों में हम तमिल निवास करते हैं, हम लोगों ने फिगर में देखा था कहां पे, तो पिछला क्लास देखोगे तब तो समझ में आएगा कि कहां का मैं बात कर रहा हूं। तो जिन क्षेत्रों में तमिल की आबादी थी, उन क्षेत्रों में ये लोग क्या बोल रहे थे कि हमें स्वयं सत्ता की मांग कर रहे थे ये लोग कि हमें क्या दे दो, उस क्षेत्र में हमें अपना अधिकार दे दो, हम लोग अपना शासन व्यवस्था चला लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की इन्होंने चार मांग जो है वो सरकार के समक्ष रखा। पहला राजनीतिक पार्टी बनाया और दूसरा क्या किया कि तमिल को राजभाषा बनाने का प्रयास किया और समान अवसर के लिए संघर्ष किया। इन्होंने सरकार के समक्ष एक मांग रख दिया कि हमें क्या करें कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्र में हमें क्या करें, स्वयं सत्ता दे दे। बात क्लियर है? अब इस मांग को जब उनके पास रखा गया, बहुसंख्यकवाद के राजनीतिक लोगों के पास रखा गया, तो उन्होंने क्या किया कि इनके मांग को नकार दिया। क्या किया? इनके मांग को नकार दिया। भाई नकार दिया तो नकार दिया। तो इनके लिए इन्होंने क्या काम किया, जब इनके इस मांग को कि हमें स्वयं सत्ता दी जाए, तो इसका जब मांग रखा गया इनके समक्ष, सिंहली समुदाय के राजनेता के समक्ष, तो उनके मांग को नकार दिया। तो जब मांग को नकार दिया तो कुछ तो काम किया होगा ना। अब आपको बोला जाएगा, आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको चुप बैठने के लिए बोला जाएगा और आपके खिलाफ कुछ बातें हो रही है, तो आप उसका विरोध करने के लिए कुछ तो प्रयास करोगे ना। आप बोलोगे हाँ गुरुजी। तो इन्होंने क्या काम किया, तो सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने बोला
कि 1980 के दशक में 1980 के दशक में इन्होंने एक मांग कर दिया सरकार के समक्ष कि जिस उत्तर पूर्वी श्रीलंका में हम लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस उत्तर पूर्वी जो भाग है, जो लाल वाला के बाद जो लाल वाला घेरा था ना श्रीलंका में, हम लोग लाल वाला जो जगह देखे थे, तो उस वाले जगह पे क्या करें कि हमें स्वतंत्र इलाम, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इलाम का अर्थ क्या होता है, तो इलाम का अर्थ होता है सरकार। क्या होता है? सरकार। क्वेश्चन आता है कि इलाम से आप क्या समझते हो? सरकार। तो इन्होंने क्या किया कि अलग सरकार का मांग किया और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अनेक राजनीतिक संगठन बनाने का काम किया और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने इतना सारा काम किया सरकार के विरोध में अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1956 का कानून था या जो सरकार था और जो श्रीलंकाई तमिलों का जो खुद का एक अलग सा देश का या अलग सा क्षेत्र का जो इनका मांग था, इसके बीच में आपसी बहुत ज्यादा बहस हुआ और लोगों के बीच में, ये बहुसंख्यक लोगों का, ये अल्पसंख्यक लोगों के बीच में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टकराव शुरू हो गया। और आपको पता है कि देश के अंदर अगर जनता का और सरकार का टकराव चल रहा है तो उससे एक स्थिति पैदा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गृह युद्ध। तो देश के भीतर क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया। इन टकरावों के कारण सरकार का, बहुसंख्यक सरकार का यानी कि सिंहलियों का और जो मूल निवासी है श्रीलंकाई तमिलों का, इनके बीच में आपसी टकराव का भाव पैदा हो गया और देश के भीतर क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया। तो जब गृह युद्ध दोनों शुरू हो गया तो आपको पता है ना कि जब भी गृह युद्ध शुरू होता है तो इसमें सांप्रदायिक दंगे का बहुत ज्यादा भाव रहता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक जो होता है सिंहली लोग, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और दूसरा क्या था, ये लोग मुसलमान और हिंदू ऑटोमेटिकली है। तो हम लोगों ने देखा था ये लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे क्या हो गए? देश में शुरू हो गए। आज सांप्रदायिक दंगे शुरू होने से दोनों पक्ष में, क्योंकि देखो जब भी युद्ध होता है ना तो कभी भी एक पक्ष की हानि नहीं होती है। अगर पांडवों ने कौरवों के साथ लड़ाई लड़ा तो केवल कौरवों के लोग नहीं मारे गए थे, कुछ पांडवों के मारे गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम नुकसान होता है। तो समझिएगा, तो दोनों पक्षों के क्या हो गया? हजारों लोग क्या किए गए? मारे गए। तो जब देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई तो उससे क्या हो गया कि दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। पहला घटना जी यहां से शुरू हो जाता है। फिर देखिएगा कि जब वहां पे सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ, लोग मारे जाने लगे, तो अब क्या हो गया कि जो लोग वहां पे थे वो लोग को तो बचना था, क्योंकि नहीं होता है कि जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो लोग ढूंढ के और खोज के मारना शुरू कर देते थे। तो इसी के डर से लोग श्रीलंका को छोड़कर भागना स्टार्ट करने लगे और भाग कर क्या किए? वो दूसरे देश में शरणार्थी बनना शुरू कर दिए। शरणार्थी, अब यहां इस वर्ड का समझिएगा। शरणार्थी, शरण का अर्थ क्या होता है? जैसे कि भगवान जी है, उनके पास जाके बैठ गए और आप सीधा बोल दिए कि जो करोगे अब आप करोगे। तो लोग भागकर क्या करने लगे? दूसरे देश जाके रहना शुरू कर दिए। तो जब ये स्थिति पैदा हो गया कि गृह युद्ध देश में स्टार्ट हो गया और सांप्रदायिक दंगा के कारण हजारों लोग मारे जाने लगे, लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे देश में जाके शरण लेना स्टार्ट कर दिए, तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो रोजी रोटी का हुआ। किसका हुआ? रोजी रोटी जो देश का था वो चौपट हो गया। और आप लोगों ने पढ़ा था, जब मैं इकोनॉमिक्स का मैंने जब क्लास लिया था तो इकोनॉमिक्स में मैंने बोला था कि विकास सूचकांक के आधार पर कौन सा देश सबसे आगे है। तो आप लोगों ने बोला था कि सर श्रीलंका जो है ना सर, श्रीलंका है ना सर, वो सबसे आगे है। श्रीलंका जो है क्या सबसे आगे है। और हम लोगों ने टॉप पे देखा था। तो श्रीलंका उस समय किस चीज पे आगे थी? हम लोग विकास सूचकांक का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? विकास सूचकांक का। तो ये 3 चीजों पे नापती है। पहला तो शिक्षा के आधार पे। किसके आधार पे? शिक्षा के आधार पे, आय के आधार पे, और फिर हम लोग एक चीज जानते हैं वो क्या था? स्वास्थ्य के आधार पे। किसका? स्वास्थ्य के आधार पे। तो कौन सा देश का शिक्षा अच्छा है, आय अच्छा है और स्वास्थ्य अच्छा है, इसके आधार पे क्या करते हैं? विकास सूचकांक को जारी किया गया था, जिसमें क्या था कि श्रीलंका टॉप में था। और ये कब की घटना है? तो मैं बात करूंगा कि 1956 के पहले की घटना है, जब सरकार नहीं बना था तब ये टॉप में था। लेकिन जैसे ही सरकार बना, 1956 का जब कानून लागू हुआ और सिंहलियों और सरकार के बीच में बहुसंख्यक वाद, जब इसके प्रति जब सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ तो इसका सूचकांक घट के क्या हो गया? सबसे नीचे आ गया। और आप बोलोगे कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी से चौपट होगी। पूरा जो अर्थव्यवस्था क्या होगा? चौपट हो गया। और मैंने पहले बताया था जब स्टार्टिंग जब किया था कि बेल्जियम की जब हम लोगों ने जातीय जटिलता देखा था, तब मैंने बोला था कि अगर देश का बंटवारा होता है
तो हम देश क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है और देश का जो विकास सूचकांक था, जो हम लोगों ने पहला जो चैप्टर में पढ़ा था कि टॉप में था, वो धाए से कहां गया, नीचे गिर गया। क्या हुआ, धाए से क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो अब यहां तक तो हम लोगों ने पूरा घटना समझ लिया कि किस तरह से प्रभुसत्ता आया बहुसंख्यक के पास, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अगले साल फिर से लाने के लिए कुछ काम किया, उसके कारण लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और बाद में सरकार का विरोध तमिलों ने करना शुरू किया और विरोध के समय क्या मांग था और मांग को जब नकारा गया तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि कितने में इन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्र इलाम का मांग क्या था, तो याद रखिएगा 1980 के दशक से यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब आप पूछेगा कि सर क्या गृह युद्ध अभी भी चल रहा है, क्या जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई श्रीलंका में अभी भी चल रहा है क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। गृह युद्ध जो है वो 2009 में समाप्त हो गया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कभी क्वेश्चन आएगा कि गृह युद्ध कब से शुरू हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1980 के दशक के बाद, 1980 के दशक के बाद गृह युद्ध समाप्त हुआ और 2009 में क्या हुआ कि उनका गृह युद्ध समाप्त हो गया। 1980 के दशक के बाद क्या शुरू हुआ और 2009 में क्या हुआ, गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो ये जो पूरा जो था हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेल्जियम में ये बहुसंख्यकवाद के कारण गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई। अब हम लोग थोड़ा बेल्जियम के बारे में देखेंगे और वो अगले क्लास में देखेंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे बहुसंख्यकवाद के कारण क्या घटना घटा, या अल्पसंख्यक के बाद के कारण, या ताकतवर समुदाय के कारण क्या घटना घटा, या सरकार की कैसी सूझबूझ थी, क्योंकि यहां का सरकार क्या था, एक नंबर का नल्ला था और इन्होंने क्या किया, अपना फायदा के लिए दूसरों को चौपट कर दिया, एक को दरकिनार कर दिया। लेकिन वहां के सरकार ने किस तरह की भूमिका निभाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जो है नंबरिकल में 1 से 2 क्वेश्चन और साथ में बोलू का 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, आप लिख के ले लो मेरे से। और उससे पहले टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको एक बार बता देना है, ठीक है। और एक बात जान लो, ठीक है, तो बोला गया ना कि अगर संघर्ष नहीं करोगे सर तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। और एक कहावत था, मैंने सुना था, मैं आपको वही बता देता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो अगर आपका हौसला है ना दोस्तों, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हौसलों पे फोकस रखो, लाइफ में एक आसान सा और एक साधारण सा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पे चलो। और आपका भी लक्ष्य क्या है, एग्जाम के खोपड़ी में क्या करना है, आपको छेद करके आना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।